वार्तालाप में हम आम भाषा में वार्तालाप करेंगे, चर्चा करेंगे महत्वपूर्ण मुद्दों पे जो जनता के हित के हैं, जो राष्ट्र हित के हैं, जो सनातन के हित के हैं। अब मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, अभी देखिए बजट पे चर्चा के दौरान जो वीडियो मैं आपको बार बार दिखा रहा हूं, एक बार फिर एक वीडियो दिखाता हूं, पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। थोड़ी देर के लिए सब हिंदू मुस्लिम का बाजू रख दो, एक बिजनेस चलाने के लिए एटमॉस्फेयर तो बढ़िया चाहिए ना। तो एटमॉस्फेयर दे, अब कुछ अच्छा, अब थोड़ा सा अगर अच्छा होने का है चलो कुछ ये लेके आ जाते, थोड़ा सा अच्छा हुआ कभी नोटबंदी, कभी कुछ, मतलब इतना उधम तो कोई आज तक हिस्ट्री में नहीं किया अपने पास। उधम ही है एकदम। और जब ये इतनी तबाही लेके जाएंगे, जो दूसरा आएगा वो इसी तरह तमाशाई, वो और तबाही लाएगा, क्योंकि इन्होंने रास्ता दिखाए हुए हैं, रास्ता दिखाया इसके अंदर। और सबसे पहले ये सबसे ज्यादा नुकसान किसी का क्या कर रहे, पहले कुछ भी हो जाता था कांग्रेस के अंदर तो लोग प्रोटेस्ट करते थे, काफी जोर से लड़ते थे, अब तो लड़ना भी नहीं चाहते। मैं एसोसिएशन में, हमारा तेलंगाना एसोसिएशन में हमारे 2-4 एजेंट से बात किया तो ऐसी ठंडी बात कर रहे थे, हाँ भाई क्या करना, कुछ तो करना ही पड़ेगा, ऐसा। इससे पहले वैट का जब इम्प्लीमेंट कर रहे थे, जब ऐसा जोश में सब बाहर आके उसको रोल बैक करना पड़ा, उसको खत्म ही कर दिए थे उस टाइम पे कांग्रेस गवर्नमेंट में। अभी तो ऐसा ठंडा पूछो मत। आप उदाहरण देखो ना, कांग्रेस के शासन में बाबा रामदेव पूरा देश में आंदोलन कर सकते थे। अब इस वीडियो में जो एंकर हैं और उनके साथ जो गेस्ट बैठे हुए हैं वो क्या बोल रहे हैं, उनकी जो बातचीत चल रही है उसमें साफ तौर पे आप सुन सकते हो, वो बोल रहे हैं कि भाई हिंदू मुस्लिम छोड़ो, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं, सरकार तानाशाही वाला रवैया में है। एक तरफ जब यूपीए गवर्नमेंट के समय में जब भ्रष्टाचार हो रहा था तो बाबा रामदेव, अन्ना का आंदोलन, ये सब हमने देखा, अब तो लोग करते ही नहीं। अब तो लोग, यानी कि मैं जो कहना चाह रहा हूं कि राम जन्मभूमि के बाद जिस तरह से हिंदू समाज एकजुट हो रहा है तो उसको तोड़ने के लिए क्या बात बोली जा रही है, हिंदू मुस्लिम छोड़ो। हिंदू मुस्लिम तो हम कर ही नहीं रहे, लेकिन हम अपने आप को एकजुट करने की बात कर रहे हैं। तो ये कह रहे तुम एकजुट क्यों हो रहे हैं, उनको उस पर आपत्ति है। बिल्कुल। दूसरी बात कह रहे हैं कि सरकार में तानाशाही है, ठीक है, सरकार का तानाशाही वाला रवैया है। तीसरी बात ये इनकी बातों से निकल के आ रहा है कि जैसे बाबा रामदेव जी ने आंदोलन किया यूपीए गवर्नमेंट के भ्रष्टाचार के खिलाफ, अन्ना का आंदोलन हुआ, ठीक है, तो अब क्यों नहीं कर रहे लोग। सरकार के खिलाफ भड़काने वाली बात है, तो सरकार के खिलाफ भड़का देना, ये चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर, भारत के अंदर तहरीर स्क्वायर जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाए, ऐसी इनकी मंशा है, बार बार हर बात में वो नजर आ रहा है। तो आपको लगता है कि क्या ये सही है, इस तरह से होना चाहिए? भाई साहब देखिए, इनके मुझे लगता है जो सवाल है, जो इन्होंने क्वेश्चन पुट किया, उसी में जवाब है इन्हीं का कि ऐसे आंदोलन उस समय होते थे कांग्रेस सरकार में, अब क्यों नहीं हो रहे हैं। मतलब इन्होंने खुद ही अपना जवाब दे दिया है कि पहले ऐसा कार्य होता था, ऐसी चीजें, गलत नीतियां, गलत सरकार की गलत नीतियों की वजह से दुनिया हमारी, हम सब विरोध करते थे, जनता त्रस्त थी, जनता परेशान थी जी, और तब ये आंदोलन होते थे, और जिससे ऐसे ऐसे व्यक्ति, जैसे दिल्ली में केजरीवाल हमें सर पे बिठा दिया, ऐसे निकम्मे व्यक्ति को सर पे बिठा दिया, वो उस आंदोलन की देन है। एक अच्छे व्यक्ति ने, अन्ना हजारे जी ने उस सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाया, और उस आंदोलन का उस सरकार ने तो रॉबिन जी कुछ निर्णय निकाला नहीं, लेकिन केजरीवाल जैसे निकम्मे व्यक्ति को निकाल के दिल्ली में बिठा दिया नहीं। और दूसरा, जो दूसरी बात है, उसके बाद ऐसी चीजें, ऐसी कोई भी इस सरकार के खिलाफ, कोई भी पिछले 10 सालों में आप देखिए, कोई बड़ा आंदोलन, कोई बड़ी चीजें, कोई ऐसा नहीं आंदोलन हुए। जैसे मैं बताता हूं, सीए एनआरसी के समय में आंदोलन हुआ। जैसे अब एक बात आ रही है, मैं आपको थोड़ा सा जी रोक रहा हूं जी। बात आई कि सरकार का तानाशाही वाला रवैया है, तो सीए एनआरसी का आंदोलन इतने लंबे समय तक चला, किसकी सरकार में हुआ? इनके समय में। बिल्कुल ठीक है। किसानों का आंदोलन किसके समय में हुआ? इनके समय में हुआ। कुश्ती संघ को डिसॉल्व कर दिया सरकार ने। तानाशाही अगर होती तो ना तो सीएनआरसी का विरोध करने देते, तानाशाही अगर होती तो ना तो किसान आंदोलन कर पाते, बिल्कुल। तानाशाही अगर होती तो किसान वाला बिल चाहे 1 साल बाद ही सही वापस तो लिया ना, तानाशाही होती तो क्यों लेते? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और फिर जो कुश्ती संघ वाला जो विषय आया जी, ठीक है,
अब क्योंकि वो मामला कोर्ट में है तो हम इस पे ज्यादा चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन उसमें भी प्लेयर्स को कहीं ना कहीं सरकार ने उनकी बात भावनाओं को देखते हुए कुश्ती संघ को डिसॉल्व कर दिया, नया बना, नए में सवाल या निशान उठे तो फिर उसको रोका। अनुराग ठाकुर जी का बयान आपने देखा ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या आपको सरकार कहीं से भी तानाशाह नजर? नहीं रॉबिन जी, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। देखिए कि किसान आंदोलन लंबे समय तक चला और मोदी सरकार ने एक बहुत अच्छा किसानों के हित में फैसला लिया, लेकिन मोदी जी ने ये समझा, इस चीज को कोशिश की कि भाई अगर हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो हर व्यक्ति को लाभ मिलेगा। लेकिन अब घर में एक पिता एक बच्चे को, 4 बच्चों को अगर कोई अपना निर्णय लाके देता है कि आपको इस बात का फायदा मिलेगा, अब वो बच्चे उसका विरोध करते हैं, तो बच्चे ने विरोध किया तो प्रधानमंत्री जी की पूरी जनता ने या कुछ व्यक्तियों ने, कुछ आदमियों ने बरगलाने की कोशिश की। तो प्रधानमंत्री जी ने यह समझा कि इनको पसंद नहीं है, हम इनके फायदे की बात बोल रहे हैं, अगर इनको फायदा नहीं लेना है तो हम इसको आंदोलन करते हैं, तो विड्रॉ कर लेते हैं। अगर गवर्नमेंट तानाशाह रहती तो ये बहुत विड्रॉल भी नहीं होता। और क्या पुरानी सरकारों में हमने देखा नहीं रॉबिन जी, कितनी बार लाठीचार्ज किए, कितनी बार गोलियां चली, कितनी बार इंदिरा गांधी के समय से लेकर आंसू गोले फेंके गए, कभी कभी कितनी चीजें, क्या मोदी सरकार ने किया कभी ऐसा कुछ? कभी भी कोई चीजें नहीं। इंदिरा जी के समय में तो जब साधु संत गौ हत्या के विरोध में बिल्कुल प्रदर्शन कर रहे थे तब तो उनको गोलियां मरवा, बिल्कुल इन्होंने साधुओं के ऊपर भी गोलियां चलवाई। लेकिन इस मुलायम की सरकार में कार सेवकों की हत्या की गई। बिल्कुल, ये तो इतिहास गवाह है कि पिछली सरकारों ने क्या क्या किया। आज ये बोलते हैं कि मोदी सरकार तानाशाह नहीं, इनको सीधा शब्द, एक अच्छा वर्ड यूज करना चाहिए कि मजबूत सरकार है, स्थिर सरकार है। पूरे वर्ल्ड में हमारी इकोनॉमी का डंका बज रहा है, चारों तरफ इकोनॉमी स्टेबल है, हर व्यक्ति वर्ल्ड वाइड आके इंडिया में इन्वेस्ट करता है, बिकॉज उसको यह मालूम है दिस इज अ स्टेबल गवर्नमेंट, और इस गवर्नमेंट का एक लंबा आधार है और ये निरंतर चलती रहेगी। हर व्यक्ति को इस भारतवर्ष में, आज हर व्यक्ति को भारतवर्ष में विश्वास है। बाहर के इतने इन्वेस्टर्स इंडिया में आके इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, पता नहीं कितना पैसा लगा रहे हैं। आप ये देखिए रॉबिन जी, आज स्टॉक मार्केट हमारी, निफ्टी कितनी हाई पे है, कभी सोचा था कि सेंसेक्स यहां चला जाएगा इंडिया का? उसके बाद आप रियल एस्टेट का आप देखिए, पिछले 2 साल 3 साल में कोविड आया, ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में क्या इकोनॉमी की सिचुएशन है, आप कितने बड़े बड़े कंट्रीज देखिए, उनकी ग्रोथ क्या है और इंडिया की ग्रोथ कहां भाग रही है। हमारा आज जो है रियल एस्टेट सेक्टर इतना बड़ा सेक्टर हो गया है। और जहां तक एक चीज का सवाल इन्होंने बोला कि मिडिल क्लास को खत्म करेंगे, भाई साहब आप ये देखिए कि हर व्यक्ति, मिडिल क्लास व्यक्ति ही ज्यादा से ज्यादा पूरी इकोनॉमी को सर्कुलेट करता है। मिडिल क्लास व्यक्ति बड़ा स्ट्रांग होता जा रहा है। ये सोचते हैं मिडिल क्लास व्यक्ति मिडिल क्लास में ही रहे, मिडिल क्लास व्यक्ति अपर मिडिल क्लास में आ रहा है और अपर से और ऊपर जाएगा व्यक्ति, बिकॉज उसकी इकोनॉमी, उसकी वेल्थ बढ़ती जा रही है। कोई सरकार कौन से, देखिए सरकार में जो लोग बैठे हैं वो पॉलिटिशियंस हैं, ठीक है, कौन सा ऐसा पॉलिटिशियन होगा जो अपने वोट बैंक का जो बेस है, बीजेपी का जो मूल बेस है, उसको तो मिडिल क्लास का ही माना जाता है। बिल्कुल 100%। तो क्या ये बीजेपी के लोग इतने मूर्खतापूर्ण कार्य करेंगे कि मिडिल क्लास खत्म हो जाए? नहीं बिल्कुल। चलिए, अब बहुत सारे विषयों पे हम लोगों ने बात की, एक अंतिम जो आज सबसे हॉट टॉपिक चल रहा है, ज्ञानव्यापी। ये बोला गया, अब आप ये वीडियो देखिए कि एक बोल क्या रहे जी। ज्ञानव्यापी पे पूजा का अधिकार मिला, बहुत खुशी की बात है। पूजा का अधिकार जो व्यास फैमिली लड़े, वो किसके अगेंस्ट लड़े? गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही जीते सो है। यूपी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जीते सो है ज्ञानव्यापी का केस, और नाच रहे बीजेपी वाले। यूपी गवर्नमेंट जिसके जो हारा, जो केस हार गया, वो झंडे उठा रहा कि हम लोग कुछ करें। जो लड़ा वो चतुर्वेदी कोई एडवोकेट है, वो जीत के लेके आए केस इनके फेवर में, और पूजा का अधिकार मिले सो इसके अंदर। जो मुलायम सिंह गवर्नमेंट 1993 के अंदर एक गवर्नमेंट के ऑर्डर से उसको जो रोके थे, अगर इनको क्रेडिट चाहिए था ना, तो 2017 से इनकी गवर्नमेंट है, ये लोग उसको वापस ले सकते थे, वो अध्यादेश को या जो भी ऑर्डर है उसको वापस ले सकते थे। तब तो अपन मान सकते थे कि भाई योगी गवर्नमेंट इसके अंदर सीरियसली कुछ काम करी। वो वैसा नहीं कर रहे थे, वो लोग कोर्ट में लड़ रहे थे केस, वो लोग कोर्ट में लड़ रहे थे कि पूजा नहीं होना बोल के। ये तो ये लोग जीत गए, वो जज का लास्ट डे था।
अब इस वीडियो में जो शख्स बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि ज्ञान व्यापी का जो केस था, ठीक है, अभी जो फैसला आया व्यास जी के तहखाने वाला, कहते हैं इसमें ये बीजेपी वाले क्यों खुश हो रहे हैं, लोग क्यों खुश हो रहे हैं। कहता अरे भाई जो तहखाने के जो मालिक थे उन्होंने केस किया सरकार के खिलाफ, तो सरकार के खिलाफ ऑर्डर आया, तो इनको खुश होने की क्या जरूरत है। साथ में उन्होंने एक बात और कही कि 2017 में जब योगी सरकार बन गई थी, योगी जी की सरकार बनी उत्तर प्रदेश में, तो ये उसी टाइम इसको खत्म कर देते, इनको क्या जरूरत है, इतना लंबा क्यों खींचा। तो योगी सरकार रोक रही थी कि फैसला जो है व्यास तहखाने के हक में ना आए। तो आपको लगता है इसमें कहीं से कोई बात सही है? भाई साहब ये देखिए रॉबिन भाई, जितनी भी बातें बोली इन्होंने सब, जब ये गवर्नमेंट का ये बताते हैं कि जो केस हुआ वो उस समय योगी सरकार नहीं थी यूपी में मुलायम की सरकार थी, उस सरकार के दौरान ये केस उन्होंने उठाया। मुलायम सिंह ने तो प्रतिबंध लगा दिया था। बिल्कुल उन्होंने पूजा होने ही नहीं दिया। पूजा बिल्कुल, उन्होंने उस समय केस हुआ, उन्होंने जब प्रतिबंध लगाया कि पूजा नहीं होगी, और इसके बाद जब योगी सरकार आई तो जहां तक ये बात बोलते हैं कि इन्होंने गवर्नमेंट ने खत्म क्यों नहीं किया, तो भाई साहब हमारे ऊपर न्यायालय, हमारे भारतवर्ष में हम मानते हैं सबसे सर्वोपरि है। जब न्यायालय में कोई भी केस चला जाता है तो उसकी इंटरफेरेंस एक कानून की प्रक्रिया के अकॉर्डिंग रहती है, कानून की प्रक्रियाएं अपने हिसाब से फैसला आता है। योगी सरकार की उसमें इंटरफेरेंस संभव नहीं है और गवर्नमेंट उसमें इंटरफेरेंस करे ऐसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम सर्वोच्च न्यायालय में चले जाते हैं तो वो एक मंदिर, ऐसा पवित्र मंदिर हम मानते हैं कि सबसे बड़ा मंदिर है न्याय का, और जब उसका न्याय आया तो उसका न्याय इन्होंने फटाफट इंप्लीमेंट कराया, और योगी सरकार का जो मूल रूप रहा इसके ज्ञान व्यापी के लिए, ये तो सबके समक्ष है। तो नहीं, देखिए सर्वोच्च न्यायालय में तो मामला बाद में गया जी, पहले मामला तो वहां की जिला अदालत, बिल्कुल ठीक है, तो जो जिला अदालत में भी था मामला। लेकिन एक बात आती है ना इसमें, अब एक अकेला भारत, उसके इर्द गिर्द 58 इस्लामिक मुल्क जी, ठीक है, 58 इस्लामिक मुल्क का एक प्रेशर कंसोर्टियम बना हुआ है OIC के रूप में, जो हर मुद्दे को हमारे ऊपर में लाके ठीकरा फोड़ते कि यहाँ पे ये गलत हो गया, वो गलत हो गया, इस्लाम खतरे में, इस तरह की बातें कही जाती है। तो ऐसे में जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार उत्तर प्रदेश में और केंद्र में, तो इन लोगों ने बहुत ही संभल के कदम उठाए जिससे देश के ऊपर भी आंच ना आए। बहुत सारी चीजें हैं ना जो इंटरनेशनल रिपरकशन आपको झेलने पड़ सकते हैं। बिल्कुल ये तो करना बड़ा आसान है, लेकिन उसके बाद आपको कई सारी चीजें झेलनी पड़ सकती है। ये नहीं मैं कह रहा हूं कि झेलना ही पड़ेगा। तो वैसे में जो फैसले लिए गए आपके अनुसार वो बिल्कुल ठीक है। अब रविकांत जी, आज हमने आपके साथ में हमारे कार्यक्रम वार्तालाप में बहुत लंबी चर्चा की, और मुझे लगता है कि मोदी जी के कार्यकाल में 2014 से लेके अब तक का जो इनका कार्यकाल रहा, इसके ऊपर बड़ी विस्तृत चर्चा हुई है। हर एक मुद्दे को, हर एक पहलू को छूने का प्रयास किया गया, और इसकी जरूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि एक तरफ लेफ्ट समर्थित जो पत्रकार लॉबी है, रवीश कुमार एंड कंपनी जिसको हम कहते हैं, उनके निशाने पे मोदी जी, बीजेपी, RSS, विश्व हिंदू परिषद सब लोग हैं, हमेशा से रहे, वो लोग विरोध कर रहे थे। लेकिन एक तरफ एक राइट का चोला ओढ़े, मतलब हिंदुओं के प्रोटेक्टर का एक चोला ओढ़ के कोई व्यक्ति खड़ा हो जाता है और वो भी सवाल उठाने लगे, तो ऐसे में हमें लगा कि हमारी भी नैतिक जिम्मेवारी है कि उसके ऊपर हम चर्चा कर लें, क्योंकि हिंदू समाज को भ्रमित करने में ज्यादा समय नहीं लगता और बहुत बार हम भ्रमित हो चुके। अब हमें भ्रमित नहीं होना चाहिए, इसीलिए ये वार्तालाप कार्यक्रम हमने आरंभ किया है। और आज हमारे जो गेस्ट थे, भारत तिब्बत समन्वय संघ के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष रविकांत शर्मा, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखी आपके सामने। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें, हमारा जो ये प्रयास है राष्ट्र हित में, वो आपको पसंद आएगा। आप सभी से मेरा एक अनुरोध है कि आप हमारे YouTube चैनल भारत मांगे जवाब को जरूर सब्सक्राइब करें, और मैं रॉबिन शर्मा इसी तरह से नए नए गेस्ट के साथ आपके बीच में अपने इस कार्यक्रम वार्तालाप को लेके हाजिर होता रहूंगा। जय भारत, जय हिंद, जय श्री राम।